Hello dear student, how are you all? I hope you all doing well. So student, your chapter name is उत्तर एवं दक्षिण भारत के राज्य and your chapter number is 3. Okay? So आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जो हमारा राज्य 700 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक था. ठीक है, कौन सा? उत्तर एवं दक्षिण भारत. ठीक है, आइए शुरू करते हैं. भारतीय इतिहास के मध्यकाल में हमारे इस विशाल देश के उत्तरी और दक्षिणी अर्ध भागों में घनिष्ठ का संपर्क था. विंध्य पर्वत श्रृंखला और दक्कन उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच संबंध स्थापित करने का साधन बन गई. इसका कारण दक्षिण भारत के उत्तरी राज्यों ने अपने राज्य अधिकार को गंगा नदी की घाटी तक फैलाने का प्रयत्न किया और दक्षिणी भारत के धार्मिक आंदोलन उत्तर भारत में भी लोकप्रिय बन गए. साथ ही उत्तर भारत के बहुत से ब्राह्मण दक्षिण भारत में बसने के लिए आमंत्रित किए गए. उन्हें भूमि प्रदान की गई, अतः ये दोनों राज्य एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं थे. लगभग 7वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के बीच के काल को भारतीय इतिहास के प्रारंभिक मध्य युग कहते हैं. उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में छोटे राज्यों के उभरने से भारत में प्रारंभिक मध्य युग चिन्हित किया गया. उस समय मौर्य और गुप्त, यहाँ तक कि कनिष्क और हर्ष की तरह विशाल साम्राज्य नहीं थे. उत्तर भारत को बड़ी संख्या में राज्यों में बांटा गया, जिस पर राजपूतों ने शासन किया था. उस वक्त क्या हुआ था बच्चों? उस वक्त जो राजपूत थे उन्होंने शासन किया था, जबकि अलग अलग वंश जैसे पल्लव, चोल और राष्ट्रकूटों आदि ने दक्षिण भारत पर शासन किया था. यानी कि जो अलग अलग वंश थे, पल्लव, चोल और राष्ट्रकूट, उन सब ने भी भारत पर क्या किया था? शासन किया था. ये छोटे छोटे राज्य हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे. जो ये छोटे छोटे राज्य थे एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे, लड़ाइयां करते रहते थे. इससे देश इतना कमजोर हो गया कि विदेशी शक्तियों ने एक के बाद एक उपमहाद्वीप के अधिक हिस्सों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया. कहते हैं ना बच्चों कि जब कोई फैमिली हो, है ना, कोई परिवार हो, उसमें जब सदस्य टूटने लगे, झगड़ा करने लगे आपस में, तो बाहर के लोग होते हैं वो फायदा उठा लेते हैं. वैसे ही जब हमारे भारत के लिए जब देशों में लड़ाइयां होने लगी, तो क्या जो बाहर के लोग थे उन्होंने क्या हुआ? अपना आधिपत्य वो स्थापित कर लिया, यानी उन्होंने फायदा उठा लिया उस चीज का. अरब, तुर्क और मंगोल, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच आदि भारत आए और इसका शोषण किया. ठीक है, हर्ष प्राचीन भारत सबसे आखिरी शासक हर्ष था. यानी जो हर्ष का जो शासन था वो आखिरी शासन था. ठीक है, 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद विशाल साम्राज्य बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया. इन राज्यों में से कुछ थे प्रतिहार, चोल, पाल, राष्ट्रकूट और राजपूत. ये सब क्या थे? इनमें कुछ राज्य मिक्स थे. ठीक है, अब करेंगे बच्चों बात हम प्रतिहार की. यहाँ पर आप देखेंगे. ठीक है, प्रतिहार 8वीं शताब्दी के आरंभ में दक्षिण राजस्थान के भागों पर और अवंती पर प्रतिहारों ने शासन किया. नागभट्ट प्रथम इस वंश के संस्थापक थे. उन्होंने 725 ईस्वी से 740 ईस्वी तक शासन किया. भोज प्रथम 836-885 ईस्वी इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे. उन्होंने अपने साम्राज्य को उत्तर में पंजाब से दक्षिण में नर्मदा तक फैलाया. उन्होंने कन्नौज पर कब्जा किया और इसे अपनी राजधानी बनाया. इसके योग्य शासन के अंतर्गत कन्नौज भारत का एक महत्वपूर्ण शहर बन गया. इसके बाद उनका उत्तरदायित्व उनका बेटा महेंद्रपाल प्रथम बना. उनके शासनकाल में प्रतिहार राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्याचल तक और पूर्व में बंगाल से पश्चिम में गुजरात तक फैल गया था. ठीक है, प्रतिहारों ने 3 शताब्दियों से अधिक शासन किया. 1018 से लेके 19 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने कन्नौज के शासन को परास्त किया. इसके आक्रमण से इस राज्य को गहरा आघात पहुंचाया. प्रतिहार कला और शिक्षा के संरक्षक थे. राजा भोज ने विभिन्न विषयों जैसे औषधि, व्याकरण, धर्म, खगोल शास्त्र और निर्माण कला आदि पर बहुत सी पुस्तकें लिखी थी. महान संस्कृति कवि राजशेखर ने काव्यमीशा लिखी थी. पाल
करीब 400 वर्ष तक पालों ने बिहार और बंगाल पर शासन किया था। गोपाल इस वंश का पहला शासक था। वह योग्य और कुशल शासक था। उसने अपने शासनकाल में औदंतपुरी बिहार शरीफ में एक बौद्ध मठ और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। धर्मपाल और देवपाल इस वंश के महान शासक थे। धर्मपाल 780 से लेकर 815 ईस्वी एक महान योद्धा था। वह बंगाल और बिहार पर नियंत्रण करने में सफल हुआ। धर्मपाल का उत्तराधिकारी उसका बेटा देवपाल था। उसने अपने साम्राज्य को आसाम और कलिंग तक फैलाया। उसने जो उसका राज्य था, उसने वह अपना राज्य कहाँ तक फैलाया बच्चों? कलिंग और आसाम तक फैलाया। पाल शासक साहित्य और शिक्षा के महान संरक्षक थे। धर्मपाल विक्रमशिला में प्रसिद्ध बौद्ध मठ के संस्थापक थे। बोध गया का महाबौद्धिक मंदिर देवपाल ने बनवाया था। तो बच्चों, ये नालंदा विश्वविद्यालय की पिक्चर है जो आप बहुत अच्छे से इसे देख रहे हैं। ठीक है, पालों के शासन में नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, अब है बच्चों यहाँ पर राष्ट्रकूट। 2 शताब्दियों तक राष्ट्रकूटों ने दक्कन पर शासन किया। दंतीवर्मन, जो दंती दुर्ग नाम से जाने जाते हैं, इस वंश के संस्थापक थे। उन्होंने आधुनिक महाराष्ट्र में 753 ईस्वी में शक्ति प्राप्त की। कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष और इंद्र तृतीय इस वंश के कुछ दूसरे महान शासक थे। राष्ट्रकूट कला और शिक्षा के प्रेमी थे। कृष्ण प्रथम ने चट्टानों को काटकर एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। एलोरा की चट्टानों को काटकर बनाया गया मंदिर यह दर्शाता है कि राष्ट्रकूट केवल हिंदू धर्म के ही संरक्षक नहीं थे, बल्कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भी संरक्षक थे। कन्नौज का त्रिखंड संघर्ष। अब यहाँ पर बच्चों हम जो कन्नौज का हमारा वो है त्रिखंड संघर्ष, उसके बारे में जानेंगे। कन्नौज पर कब्जा करने के लिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों में हमेशा संघर्ष रहता था, क्योंकि यह एक गौरवशाली शहर था। यह संघर्ष त्रिखंड संघर्ष के नाम से जाना गया। इस संघर्ष ने इन राज्यों को और कमजोर कर दिया। राजपूत। हम बच्चों यहाँ पर राजपूत के बारे में देखेंगे। हर्ष 647 ईस्वी की मृत्यु के बाद देश में अराजकता और उपद्रव होने लगे। इसका विशाल साम्राज्य विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में बंट गया, जिन पर राजपूतों ने शासन किया, जो आपस में हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। हर्ष की मृत्यु से मुस्लिमों द्वारा उत्तर भारत को जीतने तक का काल राजपूत काल 647 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक कहलाया। राजपूतों की उत्पत्ति पर अलग अलग विचार मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी ने अंगुलिकुल पद्धति का विकास किया। उनके अनुसार परशुराम ने सभी क्षेत्रियों का नाश किया। ब्राह्मणों को बचाने के लिए कोई नहीं था। उन्होंने महान यज्ञों का आयोजन किया और अग्निकुंड में से 4 नायक प्रकट हुए और उन्होंने 4 मुख्य वंशों की स्थापना की। कौन से थे बच्चों वो? चौहान, परमार, प्रतिहार और चालुक्य। इतिहासकार डॉक्टर A.B. स्मिथ इस पद्धति पर विश्वास नहीं करते थे। वह विश्वास करते थे कि राजपूत मिश्रित जाति के थे। भारत पर तुर्कों का आक्रमण। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, भारत पर तुर्कों का आक्रमण की कब और कैसे हुआ। महमूद गजनबी उत्तर पश्चिम से भारत पर चढ़ाई करने वाला पहला तुर्की था। वह गजनबी का शासन था 25 वर्षों, यानी 1000 से लेके 1025 ईस्वी तक में उसने भारत पर 17 आक्रमण किए। इसका भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य यहाँ से धन ले जाना था। उसका जो उद्देश्य था बच्चों, वो था धन को ले जाना। उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण था। महमूद यहाँ से आभूषण, सोने चांदी के विशाल भंडार ले गया। यह उसकी सबसे बड़ी लूट थी। जो उसने अब तक लूट करी थी उनमें से सबसे बड़ी लूट थी उसकी। महमूद की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी मध्य एशिया में कभी समाप्त न होने वाले युद्ध में व्यस्त रहे। 12वीं शताब्दी के अंत में अफगानिस्तान के एक छोटे शहर के शासक महमूद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। 1191 ईस्वी में उसने दिल्ली के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी को हराया, लेकिन 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज को हराया।
गौरी ने भारतीय क्षेत्र को अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया और कुतुबुद्दीन ऐबक को इसका जनरल नियुक्त किया। ऐबक ने अपने साम्राज्य को उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों तक फैलाया, लेकिन गौरी की भारत से लंबे समय तक अनुपस्थिति के कारण भारतीय प्रदेशों में अव्यवस्था रही। इसके अपने अधिकार स्वतंत्र हो गए। राजपूतों के समय में उत्तर भारत का सामाजिक जीवन। राजपूतों के शासन के दौरान जाति प्रथा समाज में अधिक प्रचलित थी। वास्तविक 4 जातियों के अतिरिक्त कई उपजातियां भी उभरी जाती। जाति प्रथा बहुत कठोर बनी रही। समाज में ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान दिया जाता था। क्षत्रिय भी योद्धा होने के कारण समाज में ऊंचा स्थान रखते थे। शूद्रों का समाज में निम्न स्थान था। महिलाओं की दशा लगातार गिरती जा रही थी। तब वह बहुविवाह और बाल विवाह प्रचलन में थे। विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी। ऊंची जाति की महिलाओं को सती प्रथा को मानना होता था, लेकिन पर्दा प्रथा नहीं थी। मुस्लिम समाज के संपर्क में आने के बाद पर्दा प्रथा शुरू हो गई थी। अब यहाँ देखेंगे बच्चों अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था। पूजा का मुख्य व्यवसाय खेती था। जो वहां पर पूजा का व्यवसाय था वो क्या था? खेती था। व्यापार और वाणिज्य खूब फले फूले। कुशल शिल्पकार विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। भारत रेशमी, सूती और गर्म कपड़ा, मसाले और कीमती पत्थर आदि का निर्यात करता था और शराब, खजूर और घोड़ों का आयात करता था। पूर्ण रूप से भारत एक धनी और संपन्न देश था। शिल्पकार तांबा, चांदी, सोना और पीतल की विभिन्न वस्तुएं बनाते थे। शिल्पकार गांवों और कस्बों में काम करते थे। विभिन्न प्रकार के व्यापारिक संघों, जिन्हें शेड़ी कहते थे, का अस्तित्व था। भारत के अन्य देशों जैसे चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे देशों और दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों से व्यापारिक संबंध थे। अरब व्यापारी अच्छी किस्म के घोड़े भारत लाए। जो अच्छे व्यापारी होते थे बच्चों, तो वो क्या करते थे कि अच्छी किस्म के जो अच्छे घोड़े होते जो तेज दौड़ते थे, उन्हें वो भारत लेके आए। धर्म। अब हम बात धर्म की करेंगे बच्चों। राजपूत हिंदू धर्म के अनुयायी थे, इसलिए उनके काल में इस धर्म को बहुत उन्नति हुई। प्रजा विष्णु, शिव, दुर्गा और दूसरे देवी देवताओं को पूजा करती थी। दक्षिण में अलवर और नयनार द्वारा चलाया गया भक्ति आंदोलन अब उत्तर में फैला। भक्ति संतों ने जातीय असमानताओं का विरोध किया और वेदों पर जोर दिया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने भी प्रसिद्धि हासिल की। शिक्षा और ज्ञान। अब यहाँ बच्चों हम शिक्षा और ज्ञान की बात करेंगे। ब्राह्मण प्रजा को शिक्षा देने के लिए मंदिरों का प्रयोग करते थे। गणित, तर्क, व्याकरण और ज्योतिषी ज्ञान के प्रमुख विषय थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। विदेशों से छात्र यहाँ शिक्षा लेने आते थे। इस काल की कुछ प्रमुख साहित्य रचनाएं हैं। कथा सरिता सागर, संस्कृत में कहानियों का संग्रह, विक्रमादेव चरित, कल्याण की राजतंत्रिणी और जयदेव की गीत गोविंद। ठीक है, ये सारी क्या थी? रचनाएं थी। संस्कृत मुख्य भाषा थी। जो वहाँ की भाषा थी वो मुख्य भाषा संस्कृत थी, लेकिन बौद्ध और जैन मतों का धार्मिक साहित्य पाली और प्राकृत भाषा में भी लिख गया था। इस काल में क्षेत्रीय भाषा भी उन्नत हुई। राजस्थान में चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। इस काल में मराठी, गुजराती और बंगला भाषा में भी साहित्य लिखे गए थे। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कुछ चित्र दिए गए हैं। सूर्य मंदिर का, लिंगराज मंदिर का, चित्तौड़ का किला और मेवाड़ का किला। यहाँ पर कुछ किले हैं और मंदिर के 2 चित्र हैं। ठीक है, कला और निर्माण। अब यहाँ पे हम कला और निर्माण की बात करेंगे बच्चों। राजपूत शासकों ने कई मंदिर और किले बनवाए। उनमें से कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर ने राजस्थान में माउंट आबू पर जैन मंदिर बनवाया। चंदेल राजाओं ने मध्य प्रदेश में गुजराहो नामक स्थान पर मंदिर बनवाया। चित्तौड़, मारवाड़, मेवाड़, ग्वालियर और रणभौर के किले राजपूत काल की निर्माण कला के अच्छे उदाहरण हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे चोल की। चोल वंश को दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण वंश माना गया है। चोल शक्ति करीब 8वीं शताब्दी ईस्वी दक्षिण भारत में
दृष्टिगोचर होनी शुरू हुई। विजयपाल 871 तक ने तंजौर के साथ, जिसे उसने अपनी राजधानी बनाया, वर्तमान तमिलनाडु में अपना शासक स्थापित किया। राजा राज प्रथम 985 से 1014 के शासनकाल में चोल साम्राज्य एक वैभवशाली साम्राज्य था। उसने कल्याणी, पांड्या, चेर और वेंगिस के चालुक्यों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने मैसूर, ट्रावनकोर, कुर्ग और श्रीलंका प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया था। उसने एक शक्तिशाली जल सेना तैयार की और समुद्र के बहुत से द्वीप जैसे लक्षद्वीप और मालदीव को अपने नियंत्रण में ले लिया। राजा राज प्रथम एवं महानिर्माता थे। उसने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। इस मंदिर की दीवारों पर राज प्रथम की मुख्य विजयों को लिखवाया गया। उसके शासन में व्यापार फला फूला, केरल महाद्वीप और श्रीलंका के तट धनी हो गई। कपड़ा, मसाले और कीमती पत्थर पश्चिमी एशिया को निर्यात होते थे। कुछ अरब व्यापारी चोल साम्राज्य में निवास करने लगे। राजेंद्र चोल 1014-1044 ईस्वी। वह अपने पिता राजा राज प्रथम का उत्तराधिकारी था और उसने अपने साम्राज्य के विस्तार की नीति को आगे चलाया। उसने पूरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। फिर उसने वेंगिस के चालुक्यों को हराया। उसने बंगाल पर आक्रमण किया और पाल के राजा महिपाल को हराया। इस विजय के बाद राजेंद्र को गंगाई कोंडा की उपाधि मिली, जिसका अर्थ होता है गंगा को जीतने वाला। राजेंद्र चोल ने वेस्ट इंडीज पर धावा बोला और जावा, सुमात्रा और मलय महाद्वीप को जीता। उसने गंगाई कोडा चोलापुरम नामक नई राजधानी बनाई। राजेंद्र के अधीन व्यापार खूब फला फूला। कई सौ शताब्दियों तक भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न हिस्सों से व्यापार करते रहे और यह व्यापार दक्षिण चीन तक भी फैला। राजेंद्र प्रथम के उत्तराधिकारी कमजोर होते गए। राज्य के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह था और बहुत सारे स्वतंत्र राज्य बनाए गए। 1276 ईस्वी में पांड्य शासक जलवर्मन सुंदर ने आखिरी चोल राजा राजेंद्र द्वितीय को हराया और चोल राज्य के बहुत बड़े हिस्से को अपने राज्य में मिला लिया। चोल की शासन प्रणाली। अब यहाँ पर हम बच्चों वो थे चोल, उनकी शासन प्रणाली कितनी थी? चोलों की शासन प्रणाली बहुत सुचारू थी। राज्य सूबों में बटा हुआ था जिन्हें मंडलम कहते थे। प्रत्येक मंडलम प्रदेशों में बटा हुआ था जिन्हें वेल्डेंस कहते थे। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। यहाँ 3 प्रकार की सभाएं थीं, उर सभा और नगरम सभा। ठीक है, उर साधारण गांव वालों की सभा थी, सभा ज्ञानी ब्राह्मणों की सभा थी और नगरम व्यापारी, सौदागरों और शिल्पकारों की सभा थी। इन सभा के प्रमुख कार्य कर इकट्ठा करना, झगड़ों का निपटारा करना, मंदिर की देखभाल करना, सिंचाई के कार्य देखना, सफाई और स्वास्थ्य थे। सामाजिक जीवन। राजशाही ब्राह्मण परिवारों के सदस्य और व्यापारी संपन्न जीवन व्यतीत करते थे। महिलाओं को सम्मान दिया जाता था और उन्हें आज़ादी भी थी। उनको शिक्षा भी दी जाती थी। मजदूर और किसान बहुत गरीब थे। शूद्रों से निम्न कोटि का व्यवहार किया जाता था। धर्म। यहाँ बात करते हैं बच्चों धर्म की। अधिकांश प्रजा हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी थे। इस काल में कई धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। अलवर के वैष्णव धर्म के भक्ति गीत प्रसिद्ध हुए, जबकि नयानार से शिव की प्रशंसा से भजन गए। लिंगायत सबसे प्रसिद्ध धार्मिक मत था। कुछ महान धार्मिक शिक्षक जैसे शंकराचार्य और रामानुज भी इस काल में हुए। शंकराचार्य ने अद्वैत के दर्शन की शिक्षा दी, जिसका अर्थ है भगवान अद्वितीय। रामानुज एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने मानव की समानता पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा दी कि हर व्यक्ति को भक्ति के द्वारा भगवान की पूजा में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। चोल शासकों ने आधुनिक तमिलनाडु में सम्मिलित हिस्सों पर 4 से 5 शताब्दी से अधिक 8वीं से 12 शताब्दी तक का शासन किया। उन्होंने खेती की उन्नति की तरफ विशेष ध्यान दिया। उन्होंने सिंचाई की योजना का विकास भी किया। उन्होंने सिंचाई के लिए विभिन्न टैंक बनवाए। वे करों को निश्चित करने के लिए निरीक्षण भी करते थे। कर मुक्ति भूमि ब्राह्मणों को भी दी जाती थी, जिन्हें ब्रह्मदेव कहा जाता था।
800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच का समय वास्तव में दक्षिण की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति का काल था। स्मरणीय तथ्य है बच्चों, अब तक हमने अपने इस लेसन में क्या पढ़ा है, आइए एक बार हम नजर डाल लेते हैं। करीब 7 शताब्दी से 12 शताब्दी के बीच के समय को प्रारंभिक मध्यकाल कहा जाता है। इस काल में भारत में कई छोटे छोटे राज्य जैसे प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, राजपूत और चोल उन्नत हुए हैं, ठीक है, जो जाने गए हैं। भोज प्रतिहार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उन्होंने कन्नौज पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। 1018 से लेकर 19 ईस्वी महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। करीब 400 वर्ष तक पालों ने बंगाल और बिहार पर शासन किया। राष्ट्रकूटों ने करीब 2 शताब्दियों तक दक्कन पर शासन किया। कृष्ण प्रथम ने चट्टानों को काटकर अलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया। क्लियर है। महमूद गजनबी ये सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। यह भारत से बहुत सारा धन ले गए थे। अब पाकिस्तान में एक छोटे छोटे राज्यों के शासन महमूद गोरी ने 1191 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें हराया, लेकिन 1192 ईस्वी में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया वापस से, ठीक है। राजपूतों के शासनकाल में जाति प्रथा बहुत कठोर थी। समाज में सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह, बहु विवाह और सती प्रथा प्रचलित थी। राजपूतों ने कई मंदिर और किले भी बनवाए थे। चौल वंश दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण वंश माना जाता है। राजा राज प्रथम प्रसिद्ध चौल शासक था। उसने तंजौर में बहुश्वर मंदिर बनवाया, ठीक है, बृहस्पतिदेवर, ठीक है। राजेंद्र चोल अपने पिता राजाराज का उत्तराधिकारी था। बंगाल के पाल राजा महिपाल को हराकर उसे गंगई कोंडा की उपाधि मिली। तो बच्चों ये जो आपका लेसन है यही फिनिश होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।